मंच पर आसीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिलिंद जी, इस आयोजन की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर पायल मग्गो, स्वागत समिति का अध्यक्ष श्री विजय कपूर जी, प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रवीण जी गर्ग, मंच पर आसीन अखिल भारतीय विद्या परिषद की सभी प्रतिभाएं और नेतृत्व, युवा शक्ति, करुणा, मातृत्व, बाल एवं महिला कल्याण की प्रतीक श्रद्धेय श्रीमती मनन चतुर्वेदी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार के सदस्यगण, अतिथिगण, आदरणीय देवियों और सज्जनगण, मैं सोच करके आया था कि कहीं और से शुरू करूंगा, पर मुझे लग रहा है कि मैं वहीं से शुरू करूं जहां से मेरी पूर्व वक्ता मनन जी ने समाप्त किया है। और वो इसलिए कि मैं तो सोच के, जब मेरा इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के थोड़े पहले मनन जी से मेरा परिचय कराया गया, तो उनका व्यक्तित्व देखकर मुझे ऐसा लगा था कि उनके मधुर ओंठों से कोई गीत भी सुनने मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी, किंतु उनके स्थान पर उनकी सिंह गर्जना सुनने का अवसर मिला। मेरे पूर्व वक्ताओं ने और सभागार से जो बार बार नारे लग रहे हैं, उसमें एक बात कही जा रही है कि हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। मैं सोचने लगा कि भारतीय नारी को फूल तो कई साहित्यकार लिखते हैं, अच्छे से अच्छे फूल को उपमा देते हैं। इस अखिल भारतीय विद्या परिषद के प्रांगण में चिंगारी कहकर क्यों संबोधित किया जा रहा है? मैंने विश्लेषण किया, मुझे एक बात समझ में आई कि चिंगारी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर चिंगारी में एक क्षमता होती है कि वो चिंगारी जहां गिरती है वहां आग लगा देती है। मनन जैसी भारतीय नारी का व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व है कि जो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, किंतु जहां गिरेगा, जिसके संपर्क में आएगा, वहां एक चेतना, एक उत्साह, एक आंदोलन को जागृत करेगा और ऐसी आग लगाएगा। इसे प्रतिभा है। कैसा संयोग है कि मनन जी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए विदेश जा रही थी और उनकी दिशा बदल गई। मुझे लगता है कि उनकी दिशा बदली नहीं हुई, वो आज भी फैशन टेक्नोलॉजी का ही काम कर रही हैं। पर वो कैसे? पाश्चात्य देशों में हमारे यहाँ की बेटियां, बहुएं, महिलाएं जिस फैशन की दिशा में मुड़ जाती हैं, उससे आप सबको परिचित है। आप सबको उससे व्यक्ति का श्रृंगार होता है, शरीर का श्रृंगार होता है। द पर्सन बिकम्स प्रेजेंटेबल, ये फैशन का प्रयोग होता है। किंतु मनन जी जिस भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है, वो जब फैशन की ओर मुड़ती है और जब मातृत्व, करुणा, दया, परोपकार इनको अपने व्यक्तित्व का भूषण बना लेती है, तब पर्सन नहीं, पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबल होती है। पाश्चात्य पूर्वी सभ्यता में, विदेश और हमारे देश की सभ्यता में यही अंतर है कि वहाँ शरीर को सुशोभित किया जाता है, हमारे यहाँ नारी अपने व्यक्तित्व को सुशोभित करती है। इसलिए वहाँ पर्सन प्रेजेंटेबल होता है, यहाँ पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबल होती है। मनन जी
हमारे इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बन गई हैं और इसलिए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करने के पूर्व, चूँकि मैंने उनको बड़े गौर से उनके कुछ शब्द, थोड़े से शब्द उन्होंने हमारे सामने बोले हैं, मैं बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा था। अत्यंत काव्यमय प्रस्तुति उन्होंने अपने विचारों की है। इसलिए वे जिन गुणों की प्रतीक हैं उसके प्रति मैं ये 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं और तदनंतर मैं अपने विषय पर आऊंगा। मैं उन्हें भेंट करना चाहता हूं ये 2 पंक्तियां कि पैदा न हो जमीन से नया आसमां कोई। मनन जी, आपको नहीं, जिस शक्ति का प्रतीक है उस शक्ति को तो मुझे समर्पित है कि पैदा न हो जमीन से नया आसमां कोई, दिल कांपता है आपकी रफ्तार देखकर। कांपता इसलिए नहीं है कोई डर लगता है आपसे, कांपता इसलिए है कि नारी शक्ति में इतने गुणों का भंडार एक साथ जागृत समाहित हो सकता है, ये देख करके एक विश्वास नहीं होता, इसलिए दिल कांपता है। आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि आपने जो प्रेरणा हमारे यहाँ के उपस्थित युवा वर्ग को दी है, वे उस प्रेरणा को ग्रहण करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। मित्रों, आप सबको नूतन वर्ष 2012 की शुभकामनाएं। आप कहेंगे कि 4 दिन बीत गए, ये शुभकामनाएं तो बासी हो गई हैं। मैं कहूँगा नहीं। आप विचार कीजिए कि संपूर्ण विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें 12 महीने में कम से कम 15 बार, मेरी जानकारी के अनुसार 12 महीने में कम से कम 15 बार नव वर्ष का उत्सव मनाया जाता है। विक्रम संवत, शक संवत, ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, संक्रांति, लोहड़ी, फिर केरल में ओणम, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो बिहू। हमारे यहाँ 12 महीने में कम से कम 15 बार नव वर्ष का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए भारत में तो वही लोग रहते हैं जिनके लिए हर दिन एक उत्सव की भांति होता है। यहाँ निराशा का क्या स्थान है? ये हमारी संस्कृति का लॉज है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड द नेचर ऑफ इंडियंस। हमारा जो चरित्र स्वभाव है और हमारी संस्कृति है, उसमें ये लॉज है। और इस लॉज को एक शायर ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है कि जैसा मौसम हो मुताबिक उसके मैं दीवाना हूँ, कि जैसा मौसम हो मुताबिक उसके मैं दीवाना हूँ, और जून में बुलबुल हूँ मैं, जुलाई में परवाना हूँ। ये हमारे कल्चर की और हमारे व्यक्तित्व में लॉज है जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल भारतवर्ष में मिलेगा। मित्रों, मैं आज इस कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, अखिल भारतीय विश्व परिषद के विषय में सुनता तो बहुत रहता था, परंतु निकट से साक्षात्कार करने का ये मेरा पहला अवसर है। और मैं आज इसलिए उपस्थित हूँ कि मुझे ये जानकारी दी गई कि संस्था के सदस्य और इस संस्था से जुड़े हुए अधिकांश लोग 80-90% लोग विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं। विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी जो हमारे भविष्य का प्रतीक हैं, जो हमारा भविष्य है, और शिक्षक जिन पर हमारे भविष्य को निर्माण करने का उत्तरदायित्व है। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर के हमारा भविष्य है। अक्सर चर्चा होती है कि कुछ समय इतनी तेज गति से बढ़ रहा है और इस समय का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि एक जनरेशन गैप डेवलप हो गया है। एक पीढ़ी का अंतर, पीढ़ियों का मध्यांतर ये विकसित हो गया है।
मेरी उम्र के लोग सोचते हैं कि इन बच्चों को क्या हो गया है, और नई उम्र के बच्चे सोचते हैं कि किस जमाने की लोग बातें करते हैं, हमें अपने तरीके से जीने भी नहीं देते। सच बात तो ये है कि नई पीढ़ी में और हम में कोई अंतर नहीं है, बस उतना ही अंतर है जितना उम्र का अंतर होता है। परंतु हम दोनों कुछ चाहते जरूर हैं, कुछ करना चाहते हैं, परंतु एक मूलभूत अंतर है। और वो अंतर क्या है? तो शायद लगता है कि पुरानी और नई पीढ़ी में फर्क है तो इतना है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखिए, आप गौर कीजिए इस बात पर कि पुरानी और नई पीढ़ी में फर्क है तो इतना है कि उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। हमारे पास अनुभव है, पर कुछ गर्भ गुजरने का साहस और शक्ति हमारे शरीर में शेष रह नहीं गई। वैसे मनन जी ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे भी आज बड़ा उत्साह हुआ। मैं सोचूंगा जरा, मेरा भी मैं विचार बदलूंगा। वो उन्होंने कह दिया कि चाहे उनको कुछ भी हो जाए, हम तो युवा ही रहते हैं। तो मैं उनके कह दिया, अपने आप को भी युवा अनुभव करने लगा। पर फर्क इतना है कि हमारे पास अनुभव है, नई पीढ़ी में जोश है। एक बार डॉक्टर करण सिंह कहीं बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ एक नारे लगाए, तुमने सब हाँ किया। एक नारा ऐसा लगा दिया, 3 बार के बाद चौथा नारा ऐसा लगा दिया जिसमें हानि कहना चाहिए थी, पर उन्होंने वो सब उसमें भी हाँ कर दी। तो उन्होंने एक बात, उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि हमारे पास होश है मगर जोश नहीं है, आपके पास जोश है मगर होश नहीं है। यदि ये जोश और होश मिल जाएं तो संसार की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कि समाधान ना हो सके। मित्रों, मैं सोचता हूं कि मेरी उम्र के लोगों को नई पीढ़ी से कुछ न कुछ बातचीत करते रहना चाहिए, और ये बातचीत इसलिए करना चाहिए कि तात्कालिक लाभ तो ये होगा कि जो जनरेशन गैप है उसके बीच में एक सेतु बनेगा, चर्चा का, विचारों के आदान प्रदान का सेतु, और इस प्रकार एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। दूसरी बात, मैं अपनी पीढ़ी के लोगों से प्रश्न करता हूं कभी कभी कि आप बहुत सी बातों पर सोचते हैं, पर कभी आपने ये सोचा, देखिए हम लोग जो एक परम सत्ता में विश्वास रखते हैं, चाहे उसे ईश्वर के रूप में समझें चाहे किसी और रूप में, पर क्या आपने कभी अपने आप से प्रश्न पूछा कि जो ईश्वर या परम सत्ता हम में से प्रत्येक को इस पृथ्वी पर भेजती है, उसका समय निर्धारित करती है आने का और जाने का, उसने हमें हमारे बच्चों से पहले पृथ्वी पर क्यों भेजा? हम पहले क्यों आए? ये जो हमारी युवा शक्ति है, ये हमारे बाद क्यों आई? ये इसलिए हुआ है कि उस ईश्वर की अपरम सत्ता की अपेक्षा है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देने योग्य बन सकें, इसलिए हम पहले आए और वे बाद में आए। जो हमारी नई पीढ़ी है, छोटे बच्चे जो हमारे परिवारों में होते हैं, इन छोटे बच्चों के 2 रोल मॉडल होते हैं, 2 पुस्तकें ऐसी कि जिनको बिना पढ़े उसका वे पाठ करते रहते हैं 24 घंटे। वो 2 पुस्तकें कौन सी हैं? एक माता पिता और दूसरे शिक्षक। बच्चे जो घर में देखते हैं वैसा करते हैं, बच्चे जैसा अपना शिक्षक को सुनते हैं उसका अनुकरण करते हैं। जो माता पिता हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं और जो समझदार युवा शक्ति के लोग हैं, मैं इनको एक सूत्र दे रहा हूं, आप आज ही विचार करिए। आप अपने घरों में जाकर किस बात का अनुभव कीजिए कि आप छोटे बच्चे से, जो शिशु है, बालक है, आप उससे कहिए, वो एकाएक आपकी बात हो सकता है कि मानने से इनकार कर दे,
पर स्कूल में जो मैडम कहती हैं वो उसके लिए पत्थर की लकीर होता है, उसे वो मानने से इनकार नहीं करता। इसलिए माता पिता और शिक्षकों पर ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वे अपने बच्चों और विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श, एक रोल मॉडल बनकर के अपने आप को प्रस्तुत करें, तभी आने वाली पीढ़ी का पुनर्निर्माण हो सकेगा। मैं एक छोटा सा वाक्य पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए हम ही वो इकलौती कुरान है जिसे वे अपने जीवन में पढ़ेंगे। हम ही वह इकलौता वेद हैं जिसे वे देखेंगे। वह इकलौती बाइबल है जिसे वे अनुभव करेंगे। वह इकलौता धर्म है जिसका वे अनुसरण करेंगे। आपका और मेरा जीवन उनके लिए या तो एक चेतावनी बनेगा या एक मिसाल। मैं क्षमा याचना करते हुए कहना चाहता हूँ कि कुछ बुजुर्ग या बड़ी उम्र के लोग घर में मदिरा पान करते हैं। मेरे अनेक मित्र ऐसे हैं जो शौक से लेते हैं, मैं नहीं लेता, पर ठीक है, अपना अपना तरीका है रहने का, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वो अपना जीवन यापन जैसा करना चाहे करें। परंतु एक बात मैं आपसे कहूँगा, मैंने उनसे पूछा है, क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा या आपके बच्चे शराब पिए? कहते नहीं, ये तो नहीं चाहता, खुद पी रहे हैं, पर घर के बच्चे भर की वर न पिए, ये भी वो चाहते हैं। इनका जीवन बच्चों के लिए चेतावनी होता है। क्या चेतावनी? कि बेटा जो मैं कर रहा हूँ वो तुम मत करना। ये विकल्प हमें उपलब्ध है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक चेतावनी बनना चाहते हैं या एक मिसाल। मैं जानता हूँ कि ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई तरीका है ये बताने का कि आप इस धरती पर उनसे पहले क्यों आए? इस पर विचार कीजिए। एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं एक अभिभाषक रहा, न्यायाधीश लगभग 17.5 वर्ष। मेरा संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है, न मेरी राजनीति में कभी रुचि रही, और मैं राजनीति की चर्चा करना भी नहीं चाहता। पर एक स्पष्टीकरण इसलिए दे देना चाहता हूं। पहले, मैं राजनीति से दूर इसलिए नहीं रहा कि राजनीति कोई बुरी बात होती है। राजनीति अपरिहार्य है। कोई भी प्रजातंत्र हो, वहां तो राजनीति के बगैर प्रजातंत्र का अस्तित्व नहीं होता, चाहिए राजनीति। परंतु राजनीति के साथ जो वैयक्तिक महत्वाकांक्षा और सत्ता का मोह, वैयक्तिक महत्वाकांक्षा और सत्ता मोह जब राजनीति के साथ जुड़ जाते हैं तो राजनीति में गंदगी आ जाती है। अन्यथा सीधी सीधी बात है, राजनीति क्या है? राजनीति राज्यासन पर बैठने की नीति, राज्य का संचालन करने की नीति, वो राजनीति है। परंतु होता यह है कि जब ये महत्वाकांक्षा और मोह जब राजनीति के अंदर आ जाते हैं तो राज करने वाला व्यक्ति अपने आप को राजा समझने लगता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं और मोह नीति पर हावी हो जाते हैं और तब दिशा परिवर्तन हो जाता है। मैं इससे दूर रहूंगा। कुछ समस्याओं की चर्चा मुझे आपके सामने करना है, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण आपको दिया कि मैं समस्याओं की चर्चा केवल इतनी करूंगा कि कोई निराशा का वातावरण पैदा करने के लिए नहीं, किंतु समस्याओं के द्वार के माध्यम से मैं आपको समाधान के सूत्रों तक ले जाना चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं। परंतु जब हम समस्या के कारणों की चर्चा करते हैं तो कभी कभी उनकी चर्चा आ जाती है जिनके कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैं व्यक्तियों की चर्चा नहीं करना चाहता और करूंगा भी नहीं, परंतु यदि कभी जिक्र करते हुए समस्या के संदर्भ में समस्या पैदा करने वालों की चर्चा आ जाए तो ये एक संयोग की बात होगी। मेरा कोई अन्य आशय नहीं है, वे और आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरा उद्देश्य आज केवल आपको एक शीशा दिखाने का प्रयास करना है। शीशा इसलिए कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह आपके पास है,
मुझे सिर्फ की पहचान कराना है, और ये बहुत थोड़े में करूँगा। ये पहचान मुझे कैसे कराना है, एक बड़ी रोचक का बात आपको बताऊँ। एक व्यक्ति को जंगल में जाना था। उसने कहा जंगल में भटक जाऊंगा, खो जाऊंगा, तो एक दुकान पर गया, एक कुतुबनुमा कंपास बॉक्स खरीदा कि कहीं खो भी गया तो दिशा ज्ञान से कर लूंगा। जब वो लेकर आया जंगल में, उसने उस कंपास बॉक्स को खोला, गोल डिब्बी थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख करके कि वो नीचे तो कंपास बॉक्स बना हुआ था, नीचे की डिब्बी में, डिब्बी खोली, ढक्कन और डिब्बी, उसमें नीचे तो कंपास बॉक्स बना हुआ था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ऊपर के ढक्कन में एक शीशा लगा हुआ था, कांच, जिसमें आप देख सकते हैं चेहरा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी कंपनी का बनाया हुआ जो कुतुबनुमा है, इस कुतुबनुमा में कांच का क्या है, क्या उपयोग है? इतनी बड़ी आकार का कांच लगाया तो उसके पैसे भी कंपनी हमसे लेती है, इसका उपयोग क्या है? तो जब वो जंगल से लौट कर आया, दुकान पर गया, दुकान से बोला महाशय, मैंने आपसे कुतुबनुमा मांगा था, उसके पैसे आप मुझसे लेते, कुतुबनुमा देते, एक कांच जोड़कर आपने दे दिया, इसके पैसे भी लिए होंगे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, आप गलत समझिए, इतनी बड़ी कंपनी, ये कुतुबनुमा का यंत्र, इसका कोई अंश व्यर्थ नहीं बनाएगी। इस कुतुबनुमा को आप जब खोलेंगे तो नीचे की डिब्बी आपको ये बताएगी कि आप कहाँ खो गए हैं, और ऊपर की डिब्बी में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन खो गया है। कहाँ खो गए हैं और कौन खो गया है, जब तक इन दोनों बातों की पहचान नहीं होगी तब तक हमें सही मार्ग नहीं मिलेगा। मैं एक संविधान का विद्यार्थी हूँ। संविधान का सबसे पहला पृष्ठ, अध्याय नहीं पृष्ठ, वह संविधान के उद्देश्य का प्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकांशतः संविधान के विद्यार्थी संविधान की पुस्तक जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं संविधान के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ सबसे पहले संविधान के उद्देश्य का पढ़ें, प्राकथन प्रेम, तब संविधान की पुस्तक पढ़िए। और यदि संविधान के उद्देश्य का पढ़ ली तो कदाचित पूरी संविधान की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही ना रहे। इस संविधान के उद्देश्य का में से केवल एक अंश, एक विहंगम दृष्टावलोकन, और तब इसकी चर्चा करता हूं आपके सामने। इसमें संविधान के उद्देश्य का में संविधान निर्माताओं ने लिखा कि ये संविधान की रचना क्यों हुई और भारत के नागरिकों ने ये संविधान अपने आप को क्यों अंगीकृत किया। इसलिए किया कि उसमें न्याय, समता, स्वातंत्र और अधिकार, इनकी चर्चा है, मानवाधिकार। इसमें समता स्वातंत्र की बात छोड़ दें, इसमें एक न्याय की इतनी विशद परिभाषा की गई है जो विश्व के किसी संविधान में आपको नहीं मिलेगी। इसमें लिखा है जस्टिस, भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलेगा। न्याय वो नहीं जो कोर्ट से मिलता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जिस दिन भारत के नागरिक को ये तीनों न्याय मिल जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उस दिन कहा जाएगा कि संविधान की रचना का उद्देश्य पूरा हो गया। मैं किसी प्रकार की आलोचना किए बगैर आपसे केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि एकांत में बैठ करके कभी अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या आज स्वतंत्रता के लगभग 65 वर्ष से अधिक 65 वर्ष व्यतीत होने आ रहे हैं, क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक स्वतंत्रता मिल चुकी है, सामाजिक न्याय मिल चुका है? क्या हम सब समान हैं सामाजिक संदर्भ में? क्या आर्थिक न्याय हो गया इस देश के नागरिकों के साथ? क्या हम कह सकते हैं कि हम सब आर्थिक रूप से समान हैं और हमारी नेसेसिटीज हर नागरिक की, हर बच्चे की पूरी हो गई? अभी मनन जी ने बताया कि हमारा सामाजिक आर्थिक न्याय तो यह है कि व्यवस्था के कारण माताएं, आपने वो कहानी सुनी होगी,
कि जिसमें माँ ने अपना कलेजा दे दिया अपने बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए, वे माएँ अपने बच्चों को डस्टबिन या शौचालय में छोड़ जाती हैं। हम सबको शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आज भी हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश की माताएं अपने बच्चे को कलेजे से लगाने के बजाय घूरे या शौचालय पर फेंक देने के लिए विवश है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे याद आता है एक ऐसा मुकदमा मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक मजिस्ट्रेट के सामने एक महिला पुलिस पकड़ कर लाई, आरोप था चोरी का। पूछा गया तुमने क्या चोरी की? उसने चोरी की थी 2 रोटी। किसी घर में घुस गई, 2 रोटी चुरा लाई। अपराध तो चोरी का था। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि तुमने चोरी क्यों की? उसने कहा कि मेरे बच्चे 7 दिन से भूखे हैं। अपनी भूख तो मैं सहन कर सकती हूं, पर मैं बच्चों की भूख सहन नहीं कर सकती। न्यायालय का भवन खचाखच भरा हुआ था दर्शकों से। कोई महत्वपूर्ण मुकदमा होगा, उसको सुनने के लिए वो लोग इकट्ठा थे। मजिस्ट्रेट ने बड़ा विचित्र निर्णय दिया। उस मजिस्ट्रेट ने उस महिला पर 250 पाउंड का जुर्माना किया। ये कहीं और की घटना है। और जुर्माना करने के बाद जितने लोग सब उस न्यायालय कक्ष में उपस्थित थे उनसे कहा कि आप में से प्रत्येक 10-10 पाउंड देगा, ये जुर्माना आप पर है, ताकि महिला 250 पाउंड का जुर्माना भर सके। और इसलिए कि ये महिला इस समाज में 2 रोटी चुराने के लिए विवश है, इसके लिए सिर्फ ये महिला नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है। और इसलिए इस अपराध का दोषी केवल इस महिला को मानना हमारे चिंतन की त्रुटि है। सारा समाज इसके लिए अपराधी है। और इसलिए हम सबको कुछ न कुछ करना होगा। इसने लिखा है कि सभी लिप्त हैं, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम तटस्थ नहीं रह सकते, हमें कूदना होगा और अपनी शक्ति को जागृत कर इस समाज की सेवा में, इस समाज का चेहरा बदलने में लगाना होगा। मित्रों, इस उद्देश्य का की आशाएं पूरी क्यों नहीं हो सकी? हमने गांधी को भुला दिया। गांधी को हमने राष्ट्रपिता का तमगा तो दे दिया। जहां जहां महात्मा गांधी का चित्र लगता है उसमें नीचे लिखा रहता है राष्ट्रपिता बापू। पर हम में से कितने लोग जानते हैं कि राष्ट्रपिता क्यों है? हम में से कितने लोग महात्मा गांधी को आज याद करते हैं? कितने लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर, इस महात्मा गांधी के देश में चलते हैं? सत्य, अहिंसा और धर्म। मैं बड़ी रोचक पंक्तियां कभी कभी कह दिया करता हूं, इससे तीखा दिन मुझे कहीं मिला नहीं। गांधी के देश में, यानी आज बहुत से लोग ऐसे मौजूद होंगे मेरी उम्र के जो उस समय जीवित थे या जन्म ले चुके थे जिस समय गांधी भारत में थे, जीवित, और हमारी उम्र अब किनारे आ रही है। हमने अपने जीवन में गांधी के एहसान को किस तरह चुकाया है? 2 पंक्तियों पर गौर कीजिए। गांधी जी के 3 सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा और धर्म। ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड रिलीजन। 3 सूत्र गांधी जी के थे। अब देखिए हमने गांधी जी के साथ क्या किया। अपने जीते जी हमने गांधी जी को देखा, उनने हमको आजादी दी। उनके साथ हमने क्या किया कि सत्य, अहिंसा और धर्म से अपना तो इतना नाता है। देखिए किस बेशर्मी के साथ हम कहते हैं कि सत्य, अहिंसा और धर्म से अपना तो इतना नाता है कि दीवारों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। दीवारों पर लिखने एक नारे के रूप में प्रयोग करने का संबंध हमारा गांधी के दर्शन से रह गया। मित्रों, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं, और इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके पर भी कहूंगा कि इसका समाधान, प्रत्येक समस्या का समाधान
हमारे पास है एक सूत्र में, वी शैल हैव टू रिमेंबर एंड रिवाइव गांधी एंड गीता। गांधी और गीता की पुनर्स्थापना, प्रचार और प्रसार यदि इस देश में नहीं होगा तो ये देश फिर से एक बार विश्व गुरु नहीं हो सकेगा। मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ, एक छोटी सी बात आपके सामने कथा के माध्यम से कहूँगा, एक सत्य घटना है। गांधी जी प्रत्येक संध्या को अपनी प्रार्थना सभा किया करते थे, प्रवचन देते थे, उस बार कुछ प्रश्न पूछते थे। एक बार उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भाई मैं अपने प्रवचनों में अक्सर आपके सामने क्षमा कीजिए, एक जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया कि बापू अक्सर आप अपने प्रवचनों में राम राज्य की चर्चा करते हैं, ये राम राज्य है क्या? तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे श्रोताओं में से कोई इस प्रश्न का उत्तर खोज करके कल लाए और सुनाए तो मैं उसका उपकार मानूंगा। सब लोग गए, सोचने लगे कि राम राज्य जो गांधी जी कहते हैं इसकी परिभाषा, संक्षिप्त परिभाषा हम कैसे दें। श्रोताओं में काका कालेलकर भी थे, वो गए। जब घर पहुंचे उन्होंने अपने परिवार में इसकी चर्चा की तो उन्हें परिवार के लोगों ने ये विचार उन्हें दिया, इस परामर्श दिया कि गांधी जी रामायण के अनन्य भक्त हैं। मुझे लगता है कि उसको उत्तर रामायण नहीं मिलेगा, आप रामायण खोजिए, रामायण का उत्तर मिलेगा। काका कालेलकर प्रथम प्रार्थना समान पहुंचे, अनेक श्रोताओं ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया। काका कालेलकर बोले, बापू मैं भी उत्तर देना चाहता हूँ। बापू ने आमंत्रित किया, कहो। तो कालेलकर ने कहा कि राम राज्य उसे कहते हैं जिसके 5 लक्षण होते हैं। 5 लक्षण जब होते हैं तो उसे राम राज्य कहते हैं। वो 5 लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जिस प्रकार लिखे हुए हैं कि नहीं कोई दुखी न दारिद्र दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना। बस 5 सूत्र हैं। न कोई दुखी हो, न दरिद्र हो, न दीन हो, न अज्ञान हो और न चरित्रहीन हो। ये 5 लक्षण जिसमें होते हैं उसे राम राज्य कहते हैं। बापू ने कहा, काका उत्तर तो बड़ा अच्छा सोच के लाए हो, बस एक बात पर मेरा तुमसे मतभेद है, वो ये कि राम राज्य के पहले 3 लक्षण हैं और अंतिम 2 कारण हैं। बापू ने बताया कि जिस राज्य में न कोई दुखी होता है, न दरिद्र होता है, न दीन होता है, वो राम राज्य होता है। और उस राम राज्य की स्थापना कैसे होती है? नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन। जब उस देश की प्रजा और उस देश के राजा ज्ञानवान होते हैं, अबोध नहीं होते, ज्ञानवान होते हैं और चरित्रवान होते हैं, तब राम राज्य की स्थापना होती है। मैं दूसरे नकारात्मक रूप से इस प्रकार से कहूँगा कि जिस देश में अज्ञान है और चरित्रहीन है, उस देश में राम राज्य की कल्पना करना व्यर्थ है। मैं एक जगह और चर्चा कर रहा था तो मेरे मित्र ने एक दूसरे तरह से बात कही। मैंने अभी आपके सामने संविधान के उद्देश्य का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक इस देश में ये 4 बातें रहेंगी तब तक इस देश का प्रजातंत्र सार्थक नहीं हो सकता। वो 4 बातें क्या है? अशिक्षा, अज्ञान, अभाव और अनीति। मैंने भी गांधी जी का थोड़ा साहित्य पढ़ा हुआ है। गांधी जी से मुझे कुछ प्रेरणा उस समय हुई। मैंने कहा मित्र, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, एक मतभेद है। और वो मतभेद क्या है? अशिक्षा, अज्ञान और अभाव इस देश की प्रत्येक समस्या का कारण है, परंतु इन समस्याओं का कारण है अनीति। इसके 3 लक्षण हैं, चौथा कारण है। जब तक इस देश में अनीति रहेगी, अनीति यानी नीति कहते हैं, वैसे मैं आपसे कहूँ आप भी प्रयास कीजिए। ये हिंदी का जो शब्द है नीति, इसका समकक्ष अंग्रेजी का शब्द मुझे मिला ही नहीं, अंग्रेजी कोश में नहीं मिलता जुलता शब्द मिला। नीति कहते हैं मॉरलिटी,
एंड प्रूडेंस। ये सही मायने में नीति शब्द का जो भावार्थ है उसको प्रकट नहीं करते, पर मॉरलिटी एंड प्रूडेंस। तो जब मॉरलिटी एंड प्रूडेंस का अभाव होगा तो एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। समाधान 3 बातों में, और इस 3 बातों का उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी युवा शक्ति को मैं उसका आह्वान करता हूं अखिल भारतीय विद्या परिषद की मंच से, और इन दिनों जो आप चिंतन करेंगे और अनेक अनेक विषयों पर आप चर्चा करेंगे, आप चर्चा करने जा रहे हैं देश की सुरक्षा की, प्रशासनिक, न्यायिक सुधारों की, शिक्षा में सुधारों की, और भ्रष्टाचार की समस्या कैसे दूर हो, इसकी भी आप चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप चर्चा कीजिए, एक सूत्र का ध्यान रखिए। इस देश की प्रत्येक समस्या का समाधान इस सूत्र में है। आपको 3 बातों की पुनर्स्थापना करनी होगी इस देश के अंदर, और वो हैं हमारे अपने संस्कार, हमारी अपनी संस्कृति और हमारी अपनी भाषा संस्कृत। संस्कार, संस्कृति और संस्कृत, इन 3 में हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान निहित है। मेरे निर्धारित समय से मैंने लगभग 5-6 मिनट का समय आपसे अधिक ले लिया है। एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको इस देश को बनाने के लिए आज जब आप जो युवा शक्ति है, आपके सामने ये चुनौती जो है, वो चुनौती ये है कि आपको अपना कैरियर भी देखना है, आपको अपना जीवन यापन भी करना है, आपको अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, इसके साथ ही देश की सेवा करनी है, मातृभूमि की सेवा भी करनी है। ये आप कैसे कर सकेंगे? ये जो चुनौती है, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात की, इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी। उसने कहा कि मुझे, यानी जो युवा शक्ति जो विद्यालय से निकल करके अब दुनिया के प्रांगण में, दुनिया के अंदर में जा रहे हैं, समस्याओं से जूझेंगे, उनके लिए कहा है कि मुझे खुद को बनाना है, वतन को भी बचाना है। मुझे खुद को बनाना है, वतन को भी बचाना है। मेरे कांधे पे जिम्मेदारियां दोनों तरफ से हैं, दोनों तरह की जिम्मेदारियां हैं जिसको मुझे निभाना है, और इसे आप निभा सकते हैं। निभाइए तब कि मंच पर आसीन जो अनेक व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभागार में भी अनेक व्यक्ति बैठे हुए हैं, मन्नन जी का व्यक्तित्व हमारे सामने है। ये केवल उदाहरण है, उदाहरण। भारतवर्ष में की कमी नहीं है। पहले अपने व्यक्तित्व को विकसित कीजिए, और अपने व्यक्तित्व को, मैं आ रहा था, मेरे मार्ग मुझे जो इस परिषद के अधिकारीगण कृपापूर्वक शिष्टाचार के नाते मुझे लेने मेरे घर तक गए थे। रास्ते में मुझसे बात होती रही, उन्होंने कहा कि हम लोग इस परिषद से जुड़े हुए हैं, और इस परिषद ने हमें वो शक्ति दी है कि आज हमें नेतृत्व की क्षमता जागृत हुई है, और जो सद्गुण सुप्त होते हैं वे जागृत हो गए हैं। ये उन्होंने मुझे कहा कि अखिल भारतीय विद्या परिषद से हमको ये मिला है, और इसीलिए हम इससे जुड़े हुए हैं। कुछ शिक्षक भी मुझसे मिले थे जो संचालन कर रही थी, पाए जी, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये संकल्प, ये शक्ति, ये हमें विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने के कारण प्राप्त हुए हैं। तो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, यदि ये संस्था आपके व्यक्तित्व को जागृत कर रही है और इस संस्था के सिद्धांतों में आप विश्वास रखते हैं, तो अवश्य विश्वास रखिए, और परिषद की जो आपसे अपेक्षा है उसे आप पूरा कीजिए। किंतु पहले अपना व्यक्तित्व विकसित कीजिए, और फिर इस देश का वजन अपने कंधे पर उठाने लायक बनिए। देखिए, एक महिला एक सुनार के पास गई, उसे कुछ गहने बनवाने थे, अक्सर जाया करती थी। उस दिन गई, एक दिन उस महिला ने उस सुनार से अनुमति ली कि मैं आपको काम करते हुए देखना चाहती हूँ। सुनार ने कहा स्वागत है, आइए। वहां ले गया जहां भट्टी थी, आग की भट्टी। उस महिला ने देखा कि सुनार ने चांदी को तपाने के लिए उसे आग की लपटों के ऊपर रखा। सुनार ने बताया कि चांदी की लपटों के बीचों बीच ठीक उस जगह थाम कर रखना पड़ता है
जहां आग की लौ सबसे गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट और उसकी सारी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। उस महिला ने सुनार से पूछा, क्या ये सच है कि उसे इस दौरान पूरे समय आग के सामने बैठे रहना पड़ता है? सुनार ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि उसे न केवल चांदी को थामे हुए आग के सामने बैठा रहना पड़ता है, बल्कि पूरे समय चांदी पर भी नजर रखनी पड़ती है। यदि चांदी ज्यादा समय तक आग की लपटों के बीच रही तो चांदी नष्ट हो जाएगी। तब उस महिला ने पूछा, आपको ये पता कैसे चलता है कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध और परिष्कृत हो गई है? वो मुस्कुराया और जवाब में बोला, ये तो बड़ा आसान है, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगी। जब उस चांदी में अपनी झलक मुझे दिखने लगती है तो मैं समझ लेता हूँ कि चांदी पूरी तरह शुद्ध और परिष्कृत हो। अपनी व्यक्तित्व रूपी चांदी को आपको समस्याओं से जूझकर तपाना होगा। कोई मंजिल आसान नहीं होती। यदि आप मैदान में चहलकदमी करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। पर यदि दौड़ लगाकर विजेता बनना है तो अभ्यास भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को केंद्रित भी करना पड़ेगा। जमीन पर चलने और पहाड़ पर चढ़ने में यही अंतर होता है। जमीन पर चहलकदमी बिना प्रयास के हो सकती है, किंतु पहाड़ पर चढ़ने के लिए शक्ति का पुनः संयोजन करना आवश्यक होता है। आपके सामने समस्याएं हैं, देश के सामने समस्याएं हैं। बिना इस बात की चिंता किए कि ये समस्याएं किसने पैदा की हैं, उन कारणों को खोजिए जिनकी वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं, और अपनी शक्ति का उपयोग, मैं अपने तरीके से कहता हूं, उन समस्याओं से जूझने में अपनी समय और शक्ति का अपव्यय करने की बजाय एक सकारात्मक व्यवस्था के निर्माण में अपनी शक्ति और समय का विनियोग कीजिए, तो आप उस चांदी का निर्माण कर सकेंगे जिसमें आपको अपनी झलक भी दिखेगी और ईश्वर की झलक भी आपको उसी चांदी में देखने को मिलेगी। इन शब्दों के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आपका ये सम्मेलन सार्थक हो, आप जो चिंतन करें गहनता से, गंभीरता से करें, और इस परिषद के सम्मेलन से जो विचार आप लेकर के जाएं, उनका प्रचार और प्रसार इस देश में दूर दूर तक करें, ऐसी मेरी आपसे आकांक्षा है और ऐसी मेरी आपसे आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।